वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारी जमात हफ्तुम का मज़मून जोग्राफिया का तीसरा सबक, जिसका नाम है मद्दो जज़र, इस सबक से मुताल्लिक देखने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अपना सबक शुरू करते हैं। यहाँ पर दो तस्वीर दी गई है हमारे सामने। एक शक्ल नंबर 3.1 अलिफ और एक शक्ल नंबर 3.1 बे। इन दोनों तस्वीर में हम लोग गौर से देखेंगे और कुछ सवालात के जवाब भी जो है तो हम लोगों को देना होगा। यहाँ पर हम लोगों ने हमारे सामने जो दोनों तस्वीर है उसके मुताबिक हमें कुछ सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल है यहाँ पर, दी हुई दोनों तस्वीरें एक ही मुकाम की है या अलग अलग मुकाम की हैं। तो गौर कीजिए कि ये एक ही जगह की तस्वीरें हैं या अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। दूसरा सवाल है हमारे सामने, दोनों तस्वीरों के पानी के ताल्लुक से अपने मुशाहदात लिखिए। यानी जो पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है दोनों तस्वीरों में देखकर आप लोग उसे लिखना है। मुशाहदात को आपने जो देखा है उसको लिखना है कि पानी की सतह ऊपर है या नीचे है, या कौन सी तस्वीर में पानी ज़्यादा है, ये लिखना है आपको। इसके बाद तीसरा सवाल है हमारा, इस किस्म के कुदरती वाक़े को क्या कहते हैं। ये जो पानी एक ही जगह पर कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है उसकी सतह, तो ऐसे वाक़यात को क्या कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे वाक़यात को मद्दो जज़र कहते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे सबक का नाम भी मद्दो जज़र है। अब हम इसकी जोग्राफियाई वजूहात देखते हैं, जोग्राफियाई वजाहत देखेंगे हम लोग। पहले तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि ये जो दोनों तस्वीर है ये तस्वीर एक ही जगह की है। समंदर के किनारे पर अगर आप कुछ वक्त गुजारें तो आप देखेंगे कि समंदर का पानी कभी साहिल के बहुत करीब होता हुआ दिखाई देता है, जैसा कि शक्ल नंबर 3.1 अलिफ में बताया गया है। यानी राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ जो तस्वीर है उसमें ऐसा बताया गया है। और कभी ये पानी बहुत दूर चला जाता है, जैसा कि शक्ल नंबर 3.1 बे में बताया गया है। यानी लेफ्ट साइड बाएं तरफ जो तस्वीर है उसमें ये दिखाया गया है। इसी हलचल को हम मद्द जज़र के नाम से जानते हैं। ये जो पानी की हलचल है, कभी पानी आगे आना कभी पानी ऊपर पीछे चला जाना, इसी को जो है तो हम लोग मद्द जज़र कहते हैं। कुछ अस्तसनाई मिसालों को छोड़कर सारी दुनिया में जहाँ जहाँ समंदर है इनके साहिलों पर मद्द जज़र वाक़ होते हैं। यानी पूरी दुनिया में लगभग हर जगह पर समंदर जो है तो समंदरों में ये हलचल होती है, मद्द जज़र वहाँ पर पैदा होते हैं। मद्द जज़र जो है वो कुदरती वाक़या है, ये खुदा की तरफ से जो है तो है। इनके वक़ू होने के क्या असबाब हैं हम जो है तो आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी साइंसी लिहाज से इसे हम लोग जो है तो समझेंगे। अब हम यहाँ पर इसे समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं हम लोग। मद्द जज़र समंदरी पानी की रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर होने वाली हलचल है। यानी रोज़ाना जो है तो ये एक वक्त होता है, उस वक्त पर जो है तो ये तब्दीली होती है। कब होता है ये? रोज़ाना हर 12 घंटे और 25 मिनट पर मद्द जज़र का एक दौर पूरा होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि मद्द जज़र का एक दौर जो है वो रोज़ाना 12 घंटे और 25 मिनट के ऊपर होता है। यानी हर 12 घंटे और 25 मिनट के बाद जो है तो ये मद्द जज़र होता है। यानी पानी जो है तो बढ़ जाता है, पानी जो है तो कम हो जाता है हर 12 घंटे के बाद, 12 घंटे 25 मिनट के बाद। ज़मीन पर कुर्रा आब यानी पानी का कुर्रा में हमेशा होने वाले ये वाक़यात
देखने में मिलता है हमें, ये कुदरती और फितरी तौर पर नज़र आता है, लेकिन इसका जो ताल्लुक़ होता है, ये मद्द जज़र पैदा होने के जो ताल्लुक़ होते हैं, वो सूरज, चाँद और ज़मीन की, है ना, सूरज, चाँद और ज़मीन की शकली क़ुव्वत और मरकज़े गुरेज क़ुव्वत की वजह से होता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब हमारे सामने यहाँ पर 3 तस्वीर दी गई है और हमें जो है तो अमल करके देखना है। पहला तो एक लड़की की तस्वीर बनी हुई है और वो देखते हैं हम लोग कि हमें भी क्या करना है। अपनी बयाज पर पत्थर या खरिया जैसी कोई चीज़ रखना है, जैसा कि बच्ची ने रखी है, और बयाज को ज़ोर ज़ोर से बाएं से दाएं हिलाना है, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जो है तो उसको हिलाना है। उसके अलावा एक कड़ी वाले डिब्बे में पानी लेना है, यानी एक पकड़ने के लिए कड़ी हो और उसके अंदर पानी हो, और वो डिब्बा हमें लेना है। कड़ी पकड़कर डब्बे को खूब ज़ोर ज़ोर से घुमाइए और देखिए कि क्या होता है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होगा, पानी इधर उधर होगा। मिक्सर के बर्तन में पानी भरकर मिक्सर शुरू करना है और इसका मुशाहिदा करना है, लेकिन इस अमल में वालिदैन की मदद हमें जो है तो लेना होगा। मिक्सर में आप लोग पानी डालकर जो है तो उसको घुमा सकते हैं। इसी तरह घूमते हुए पंखे को जो है तो आपको देखना है कि पंखा जो है तो किस तरह से घूम रहा है। इसी तरह और क्या करना है, आधा प्याला पानी लेना है, जैसा कि लड़का देख रहे हैं आप लोग, पानी लिए है लड़के ने, आधा प्याला पानी लेना है। प्याला हाथ में लेकर इसे एक सिमत में एहतियात से गोल गोल घुमाते रहिए, जैसा कि ये बच्चा कर रहा है। इसे एहतियात के साथ घुमाना है। पानी पर क्या असर होता है आप वो देख सकते हैं। जब आप पानी को घुमाते हैं तो पानी कैसा घूमेगा, पानी किधर जाएगा, यह आपको पता चलेगा। इसी तरह एक लड़की है जो चाबी को, है ना, उंगली में चाबी की जंजीर डालकर ज़ोर ज़ोर से घुमाती है, तो क्या होता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को करके देखना है। अब आपको बताना है कि ये तीनों चीज़ें आप लोगों ने की तो इससे क्या हुआ। पहला, खरिया किस सिमत में गिरा, जैसा कि आप लोग खरिये को किस सिमत में घुमा रहे थे। खरिये को आप लोग अपनी बयास पर पत्थर या खरिया जैसी कोई चीज़ रखकर बयास को ज़ोर से बाएं से दाएं, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जो है तो आप लोग घुमा रहे थे, उल्टे से सीधे। तो खरिया किधर गिरेगा, खरिया जो है तो दाएं हाथ की तरफ, यानी सीधे हाथ की तरफ जो है तो गिरेगा। इसी तरह प्याले के पानी का उभार किस सिमत में पैदा हुआ। प्याले का जो पानी था जब आप घुमा रहे थे तो वो किस सिमत में प्याले का पानी उभरेगा, यानी ऊपर आएगा, तो वो ऊपर की सिमत में आएगा, है ना। प्याले का पानी जो है तो ऊपर की सिमत में आ जाएगा। चाबी की जंजीर घुमाते वक्त जो अशिया की हालत थी वो कैसी थी, वो फैल गई थी, यानी वो सिर्फ नीचे नीचे नहीं घूम रही थी बल्कि वो पूरे फैलाव हो गया था उसके अंदर। जिस तरह से पंखा हमारा घूमता है उस तरह से वो घूमने लगी थी, यानी बाहर की तरफ। प्याले का पानी भी बाहर की तरफ निकला, चाबी भी जो है तो बाहर की तरफ निकली, खरिया भी जो है तो वो गिर गया, यानी बाहर की तरफ चला गया। इसी तरह डिब्बे और मिक्सर के बर्तन में पानी का क्या हुआ, वो डिब्बे और मिक्सर का जो बर्तन का जो पानी था, मिक्सर का पानी था, वो भी जो है तो बहुत तेज़ जो है तो मिक्सर की जो बर्तन था उसकी दीवारों पर जो है तो वो लग जाता है, यानी वो बाहर की तरफ घूमता है। मंदरजा बाला सरगर्मियों में कौन सी कुव्वत अमल कर रही है, तो कौन सी कुव्वत रहती है ये अमल जो कर रही है, ये सब चीज़ें जो है तो बाहर की तरफ जो है तो जा रही थी, यानी बाहर की तरफ जो है तो वो फेंकी जा रही थी। मरकज़े गुरेज कुव्वत, इसे जो है तो हम लोग मरकज़े गुरेज कुव्वत कहते हैं। मरकज़े गुरेज कुव्वत और शकली कुव्वत किन सरगर्मियों में ज़्यादा और वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी, है ना। इसमें जो है तो दो कुव्वतें काम कर रही थी, एक मरकज़े गुरेज कुव्वत यानी अपने मरकज़ से हट कर काम करना, है ना, और दूसरी जो है वो शकली कुव्वत। शकली कुव्वत यानी अपने मरकज़ की तरफ खींचना। ये दोनों कुव्वतें जो है तो यहाँ पर काम कर रही थी।
یہ جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ آگے ہم لوگ تفصیل سے دیکھیں گے ایسے بھی مرکز گریز قوت کسے کہتے ہیں اور ثقلی قوت کسے کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا تمام سرگرمیوں میں جتنی بھی سرگرمیاں یہاں پر دی گئی ہے اس میں مرکز گریز قوت کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، یہ کلیئر بات ہے۔ یہ سب مرکز گریز قوت کے اثرات تھے، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا۔ مرکز گریز قوت یعنی اپنے مرکز سے ہٹ جانا، یعنی دور جانا۔ کھریا بھی دور گیا، پانی بھی دور گیا، چابی گھما رہے تھے وہ بھی دور گیا، تو یہ سب مرکز گریز قوت تھے۔ یہ قوت ثقلی کے مخالف سمت میں کام کرتی ہے۔ ثقلی قوت یعنی کہ اپنے طرف کھینچنا، اور مرکز گریز قوت یعنی اپنے طرف سے باہر کی طرف پھینکنا، تو یہ ثقلی قوت کے مخالف میں کام کرتی ہے، یعنی الگ کام کرتی ہے۔ بالکل صحیح ہے یہ بات۔ مرکز گریز قوت یعنی مرکز سے باہر جانا، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا، اور آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، جیسے جاترا یعنی میلوں میں جب آپ لوگ جاتے ہیں تو جو چکردار جھولے ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف گھومتے ہیں، وہ پھیلاؤ ہوتا ہے ان کا، وہ باہر کی طرف جو ہے تو جاتے ہیں، یہ بھی مرکز گریز قوت ہی کہلاتی ہے۔ تو آئیے آگے ہم اور دیکھتے ہیں مرکز گریز قوت کسے کہتے ہیں، ثقلی قوت کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل وار معلومات حاصل کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے یہاں پر شکل دی گئی ہے، اور شکل کے ساتھ ساتھ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مرکز گریز قوت اور ثقلی قوت کسے کہتے ہیں۔ زمین جو ہے تو گردش کر رہی ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ گردش کی وجہ سے یعنی گھومنے کی وجہ سے زمین کو ایک قسم کی طاقت یا تحریک ملتی ہے، یعنی اسے طاقت یا تحریک ملتی ہے۔ یہ طاقت زمین کے مرکز کے مخالف سمت میں کام کرتی ہے، یعنی جب زمین گھومتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اور وہ باہر کی طرف جو ہے تو چیزوں کو لے کر جانے کا کام کرتی ہے، یعنی مخالف سمت میں کام کرتی ہے۔ اسے جو ہے تو مرکز گریز قوت کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ بیچ والی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تیر کے نشان کے ذریعے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مرکز گریز قوت کام کرتی ہے۔ شکل نمبر 3.5 یہی والی شکل ہے، اس میں بتایا گیا ہے زمین پر موجود کوئی بھی شے اس قوت کی وجہ سے زمین کے اطراف میں موجود خلا میں پھینکی جا سکتی ہے۔ خلا یعنی کہ زمین کے آس پاس کا جو حصہ ہوتا ہے آسمان کا، اسے خلا کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز وہاں پر پھینکی جا سکتی ہے اس قوت کی وجہ سے۔ لیکن اسی وقت زمین کے اندر موجود ایک دوسری قوت بھی کام کرتی ہے جسے ثقلی قوت کہتے ہیں۔ ثقلی قوت کا مطلب ہوتا ہے اپنے طرف جو ہے تو کھینچنا، ہے نا، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے سی اور جی۔ تو سی کا مطلب یہاں پر لیا گیا ہے کہ باہر کی طرف پھینکنا، اور جی کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف کھینچنا۔ تو جو زمین کا جو مرکز ہے یہاں پر اگر کوئی چیز آتی ہے اپنی طرف، اگر زمین کوئی چیز کھینچتی ہے تو وہ ثقلی قوت ہے۔ جیسا کہ نیوٹن کا جو قانون ہے کہ سیب جو ہے تو نیچے ہی زمین پر کیوں گرا، تو پھر بعد میں ثابت کیا گیا کہ جو زمین جو ہے تو ثقلی قوت رکھتی ہے، یعنی اپنی طرف جو ہے تو کھینچنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے ثقلی قوت کے بارے میں۔ اور زمین کے مرکز کی جانب جو ہے تو یہ ہوتا ہے، یہ قوت مرکز گریز قوت کے مقابل میں جو ہے تو کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین کے اندر کھینچنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے بنسبت پھینکنے کی، یعنی پھینکنے کی طاقت، باہر پھینکنے کی طاقت کم ہوتی ہے، جبکہ اپنے طرف کھینچنے کی طاقت جو ہے تو زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بھی چیز جو ہے تو جب ہم اوپر پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر ہی آ کر گرتی ہے، تو یہی بات یہاں پر بتایا گیا ہے، اسے ہی جو ہے تو ثقلی قوت کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے کہ ثقلی قوت یعنی کہ زمین اپنی طرف جو کھینچتی ہے اسے ثقلی قوت کہتے ہیں، اور باہر کی طرف اگر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو وہ مرکز گریز قوت ہوتی ہے۔ یہاں پر شکلوں میں یہی بتایا گیا ہے، شمالی قطب ہے، شمالی قطب، اور جی اور سی میں آپ لوگوں کو بتایا، جنوبی قطب بھی بتایا گیا ہے، شمالی قطب بھی جو ہے تو بتایا گیا ہے، یعنی شمالی قطب کے اوپر ایک دم اوپر کی طرف جب زمین حرکت کرتی ہے تو وہاں پر مرکز گریز قوت جو ہے تو زیادہ ہوتی ہے۔ جنوبی قطب بھی یہاں پر نیچے بتایا گیا ہے کہ وہاں بھی جب اس کا جو آخری سرا رہے گا تو وہاں بھی جو ہے تو مرکز گریز قوت جو ہے تو زیادہ ہوتی ہے، سروں کے اوپر حرکت جو ہے تو وہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ یہی سب چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اب ہم یہاں پر مد جزر کے بارے میں دیکھیں گے۔ چاند سورج کی
जैसे कि शकली क़ुव्वत होती है उसी तरह ज़मीन की भी शकली क़ुव्वत होती है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर तीनों चीज़ें नज़र आ रही है, चाँद भी नज़र आ रहा है, ज़मीन भी और सूरज भी। ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना और चाँद का बिला वास्ता सूरज के गिर्द घूमना, ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। यानी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है, साथ ही साथ जो है तो वो सूरज के गिर्द भी जो है तो गर्दिश करता है। देखिए यहाँ पर सूरज जो है तो बताया गया है, ज़मीन जो है तो उसके गिर्द घूम रही है और साथ ही साथ जो है तो चाँद भी जो है तो ज़मीन के गिर्द भी घूमता है और साथ ही साथ घूमते हुए जो है तो वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाता है। यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई है। तो ये जो शकली क़ुव्वत है चाँद की, सूरज की, ज़मीन की, इनकी वजह से जो है तो मद्द जज़र पैदा होता है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे हम लोग इसको तफसील के साथ जो है तो ऐसे भी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से चाँद जो है तो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, और ज़मीन जो है वो किस तरह से महवरी गर्दिश करती है। और ज़मीन जब महवरी गर्दिश करती है तो उसके अंदर मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत पैदा होती है, यानी बाहर फेंकने की जो क़ुव्वत होती है वो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत होती है, वो ज़मीन की महवरी गर्दिश की अब वजह हम से यहाँ होती पर है। देखेंगे कि मद्द जज़र जैसे हम लोगों ने देख लिया कि किसे कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। सूरज के मुकाबले में चाँद ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है ना, बहुत ज़्यादा करीब है। यानी सूरज ज़्यादा दूर है और चाँद जो है तो ज़मीन से ज़्यादा करीब में है, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में भी बताया गया है। इसलिए चाँद की शकली क़ुव्वत सूरज की शकली क़ुव्वत के मुकाबले में ज़मीन पर ज़्यादा असर अंदाज होती है। जिस तरह से ज़मीन शकली क़ुव्वत रखती है, इसी तरह जो है तो चाँद और सूरज भी शकली क़ुव्वत रखते हैं। तो चाँद की जो शकली क़ुव्वत है वो ज़मीन पर ज़्यादा असर अंदाज होती है। वजह यह है क्योंकि चाँद जो है तो ज़मीन से ज़्यादा करीब में है। ज़मीन के जिस मुकाम पर मद या जज़र आते हैं, मद का मानी होते हैं पानी का उभरना, जज़र का मतलब होता है पानी का कम होना। तो ये जब होते हैं तो इसके ठीक मुखालिफ मुकाम पर इसी वक्त मद और जज़र वक़्फ़ पज़ीर होते हैं। यानी ज़मीन के जिस मुकाम पर मद या जज़र आते हैं, इसके ठीक मुखालिफ मुकाम पर इसी वक्त मद और जज़र वक़्फ़ पज़ीर होंगे। या यही जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर शक्ल में और क्या बताया गया है, जिस वक्त 0 दर्जा तुलुल बलद पर मद आता है, इसी वक्त के मुखालिफ सिमत में वाक़े 180 दर्जा तुलुल बलद पर भी मद आता है। लेकिन जज़र इन तुलुल बलद से ज़ाविया कायमा बनाने वाले तुलुल बलद पर आते हैं। अगर मद 0 दर्जा और 180 दर्जा पर तुलुल बलद आते हैं तो जज़र किन किन तुलुल बलद पर आएंगे, ये आप लोगों को जो है तो मालूमात लेना है और उसके बारे में जो है तो सोचना है। यहाँ पर शक्ल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। चाँद की शकली क़ुव्वत बताया गया है, मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत बताया गया है, मद बताया गया है, शकली क़ुव्वत, जज़र देखिए आप लोग, जज़र ऊपर की तरफ है और मद जो है तो वो चाँद जब पानी खींच रहा है अपनी तरफ, तो देखिए किस तरीके से पानी का यहाँ पर जो है तो बढ़ गया है बहाव, और जज़र जो है तो वो ऊपर आया हुआ है ना। मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत जो है तो तीर के निशान के ज़रिए बताई गई है। मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत इस तरीके से सब चीज़ें जो है तो होती हैं। ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से चाँद की शकली क़ुव्वत की वजह से मद पैदा होते हैं और दूसरी तरफ जो है तो जज़र पैदा होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर मद व जज़र की किस्में। तो मद व जज़र की 2 किस्में हैं। एक है मद व जज़र अकबर और मद व जज़र असगर। जिस तरह रोज़ाना मद का वक्त बदलता है, इसी तरह मद की औसत में भी कमी ज़्यादती होती रहती है। यानी पानी तो उभरता है, पानी तो ऊपर आता है, लेकिन कभी ये पानी ज़्यादा आता है, कभी ये कम आता है ऊपर। तो इसी के हिसाब से, इसी के लिहाज से जो है तो इनका नाम रखा गया है मद जज़र अकबर और मद जज़र असगर। अकबर का मानी होता है बड़ा और असगर का मतलब होता है छोटा। आम तौर पर अमावस और पूनम को मद सबसे ज़्यादा वसी होता है, जबकि
दरमियानी जो दिन होते हैं उनमें जो है तो ये हमेशा के मुकाबले में कम होता है। यही जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब आइए देखते हैं हम लोग मद्द जज़र अकबर और मद्द जज़र असगर के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मद्द जज़र अकबर के बारे में, है ना। इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। चांद और सूरज की मद पैदा करने वाली कुव्वत अमावस और पूनम के दिन एक ही सिमत में अमल करती है, जिसकी वजह से शकली कुव्वत में इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में मद की वुसअत रोज़ाना से ज़्यादा होती है। इसे मद्द जज़र अकबर कहते हैं, जैसा कि शक्ल नंबर 3.7 में यहाँ पर बताया गया है। मद के मुकाम पर चांद और सूरज की जानिब से पानी के खींच जाने से पानी में उभार पैदा होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सूरज नज़र आ रहा है, उसके बाद जो है तो चांद नज़र आ रहा है। दोनों पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ज़मीन पर जो पानी है समंदर में, उसे अपनी तरफ खींचते हैं वो लोग, और उसकी वजह से यहाँ पर मद पैदा होता है, यानी पानी में उभार पैदा होता है। ये काम कब होता है? ये काम अक्सर पूनम और अमावस के दिन होता है ना। उस वक्त जो है तो ये होता है, जिसकी वजह से जज़र के मुकाम पर, ये देखिए यहाँ पर ये जज़र के मुकाम है, यहाँ पर इस मुकाम पर पानी जो है वो समंदर में बहुत पीछे हट जाता है, यानी दूर हो जाता है। इसे ही जो है तो मद्द जज़र अकबर कहते हैं, है ना। जैसे पानी का बहुत ऊपर आ जाना और पानी का बहुत कम हो जाना, ये जो बहुत ज़्यादा इस अमल का होना और बड़ी उसमें होना, इसे ही जो है तो मद्द जज़र अकबर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि मद्द जज़र अकबर यानी कि क्या, ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। अब देखिए मद्द जज़र असगर, है ना, जिसे नीप टाइड कहते हैं। चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। आप लोगों को पता है ये चांद है, ये ज़मीन है, तो चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है ना। एक महीने में 2 बार ज़मीन और सूरज से ज़ाविया कायमा की हालत में आ जाता है। ये देखिए ज़ाविया कायमा इस तरह से जो है तो हालत में जो है तो ये आ जाते हैं। ये सूरज है, ये ज़मीन है, ये चांद है, तो इस तरीके से एक ज़ाविया कायमा बनता है महीने में 2 बार। ये हालत हर महीने में पहली तरबी और दूसरी तरबी को होती है। इन दोनों वक्तों में चांद और सूरज की मद्द जज़र पैदा करने वाली मुहर्रक कुव्वतें ज़ाविया कायमा पर एक दूसरे के मुखालिफ सिमतों में काम करती है। जैसे कि सूरज ये अलग सिमत में काम कर रहा है, चांद अलग सिमत में काम कर रहा है। ये अपनी तरफ पानी को खींचने की कोशिश करता है, ये अपनी तरफ पानी को खींचने की कोशिश करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। जिस मुकाम पर सूरज की वजह से जज़र पैदा होता है, इस जगह चांद मद पैदा करता है, यानी सूरज इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर सूरज की वजह से जज़र पैदा होता है, लेकिन चांद की वजह से यहाँ पर मद पैदा होता है। जिस मुकाम पर सूरज है ना, इस जगह पर चांद मद पैदा करता है। इस तरह पैदा होने वाले मद की वजह से समंदरी पानी की सतह रोज़ाना के मुकाबले में कम चढ़ती और कम उतरती है। ये इसलिए होता है कि चांद और सूरज की शकली कुव्वत मुत्तहिद ना होकर एक दूसरे के मुखालिफ में काम करती है। जाहिर सी बात है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, उसकी वजह से पानी की जो चढ़ाई है वो कम होती है, पानी कम उभर कर ऊपर आता है। इसलिए इसे जो है तो मद्द जज़र असगर कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि मद्द जज़र असगर में दोनों अपनी अपनी मुखालिफ सिमत में जो है तो काम करते हैं, यानी सूरज अलग काम करता है और चांद अलग काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते तो मद्द जज़र अकबर हो जाता, यानी पानी की सतह ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर मद्द जज़री तफाउत, है ना, ये देखेंगे हम लोग। मद्द जज़र के दौरान समंदरी पानी की सतह
की बुलंदी के फ़र्क को मद्द जज़री तफ़ाउत कहते हैं, यानी फ़र्क कहते हैं। मद्द जज़र में फ़र्क को ही जो है तो मद्द जज़री तफ़ाउत कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। खुले समंदर में ये तफ़ाउत सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक ही होता है। आप लोगों को पता है 30 सेंटीमीटर कितना होता है, आपको स्केल में आप लोग उसे देख सकते हैं। जबकि साहिली इलाकों में ये तफ़ाउत बढ़ जाता है। जज़ीरा नुमा भारत के साहिली इलाकों में ये तफ़ाउत तकरीबन 100 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मद्द जज़री तफ़ाउत बहिरे फिंडी, है ना, बहिरे फिंडी यहाँ दिया हुआ है, शुमाली अमेरिका के शुमाल मशरिक में दर्ज किया जाता है। ये तकरीबन 1600 सेंटीमीटर होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मद्द जज़री तफ़ाउत खलीजे खम्बायत में दर्ज किया जाता है। ये तकरीबन 1100 सेंटीमीटर होता है। यानी आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि मद्द जज़री तफ़ाउत यानी फ़र्क, पानी का ऊपर आना, पानी के कम होना, ये जो फ़र्क होता है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग होता है। खुले समंदर में ये 30 सेंटीमीटर होता है और शुमाली अमेरिका में ये जो 1600 सेंटीमीटर होता है यहाँ पर फेंडी में। इसी तरह खलीज खम्बायत में भारत में जो है तो ये 1100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर ये अलग अलग चीज़, अलग अलग जगह का मद्द जज़री तफ़ाउत जो है तो यहाँ पर बताया गया है। अब हम यहाँ पर मद्द जज़र के असरात देखेंगे कि मद्द की वजह से जो है तो खाड़ियों में मछलियाँ आ जाती है और साथ ही साथ साहिल पर जो कचरा है वो जो है तो अपने साथ बह जाता है, साहिली समंदर साफ़ हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है तो माहीगिरी करते हैं उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है मद्द जज़र, और साथ ही साथ नमक जो बनाते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होता है। मद्द जज़र की मौजों की वजह से बिजली जो है तो तैयार की जाती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली जो है तो मद्द जज़र की वजह से तैयार की जा रही है। मद्द जज़र का वक्त का जो है तो हमें सही ख्याल रखना चाहिए, वरना अगर हम ऐसे वक्त में समंदर में जाते हैं तैरने के लिए तो वहाँ पर हादसे का जो है तो शिकार हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मद्द का जो वक्त है वो क्यों तब्दील होता है। और मद्द जज़र का अमल मुसलसल जारी रहता है, ये आप लोग जानते हैं। मद्द जब ख़त्म होता है तो जज़र पैदा होता है, जज़र जब ख़त्म होता है उसकी जब आखिरी हद आती है तो फिर वो मद्द पैदा होता है। यानी एक दूसरे के बाद ये चलते रहते हैं। उभार होता है, पानी कम होता है, फिर पानी ज़्यादा होता है, फिर पानी कम होता है, ये चलते रहता है। अब इस वजाहत में वक्त का जिक्र करते हुए इंतहाई वक्त को पेश नज़र रखा गया है। ये बात जहन नशीन रहे। शक्ल नंबर 3.9 देखिए, शक्ल नंबर 3.9 जो है तो हमें देखना है। ये जो हमारे सामने शक्ल दी गई है, इससे ये बात समझ में आएगी कि मद्द के औकात में रोज़ाना तब्दीली क्यों होती है ना। ये भी देखना है हमें। एक तरफ जो है तो चांद नज़र आ रहा है, चांद की गर्दिश है, तो चांद अपनी तरफ पानी खींचता है यहाँ से, तो उसकी वजह से चांद अलग अलग मुकामात पर जाता है। तो इस वजह से जो है तो मद्द का वक्त जो है तो तब्दील होता रहता है। शक्ल में देखना है हमें, शक्ल में ज़मीन पर नुक्ता पो, जैसा कि शक्ल में नुक्ता पो बताया गया है। चूँकि चांद के मुकाबिल च अलिफ, पहला वाला च एक है, इसलिए यहाँ मद आएगा। नुक्ता पो फो और नुक्ता फो इसी मुकाम पर ठीक 12 घंटे के बाद आएगा 18 दर्जा, और वो दोबारा बुनियादी मुकाम पर 24 घंटे के बाद यहाँ पर 360 दर्जे का जो है तो आएगा। क्योंकि इस दौरान 12 घंटे चांद अपने मदार पर थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तकरीबन 6.15। यानी अब नुक्ता फो को चांद के मुकाबले पर चो 2 आने के लिए तकरीबन 25 मिनट और लगेंगे। उस वक्त 12 घंटे 25 मिनट के बाद नुक्ता फो चांद के मुकाबिल आएगा और वहाँ मद वाक़ होगा, और इसी वक्त नुक्ता पो पर या फो के ठीक मुखालिफ नुक्ते पर मद आएगा। इसके बाद दोबारा तकरीबन 12 घंटे 25 मिनट पर
नुक्ता पो अलिफ चांद के मुकाबिल 3 आ जाएगा और वहाँ दूसरे मर्तबा मद आएगा। इसी वक्त फो 1 पर मद होगा। साहिली इलाकों में दिन भर 24 घंटों में आमतौर पर 2 मर्तबा मद और जज़र आते हैं। 2 मद के दरमियान तकरीबन 12 घंटे 25 मिनट का फ़र्क होता है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। समंदर में जो पानी होता है वो हवाओं की वजह से आगे की जानिब खिसकता है और इस पानी में लहरें पैदा होती हैं, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इन्हीं लहरों को मौजें कहते हैं। जो आपको दिख रहा है वो मौजें हैं। मौजों की वजह से समंदर का पानी ऊपर नीचे और कभी आगे पीछे होता है। ये मौजें अपने अंदर मौजूद तवानाई को साहिल तक लेकर आती है और साहिल के उतले हिस्से से टकराकर दूर तक फैल जाती है, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है। समंदर की सतह पर छोटी बड़ी मौजें मुसलसल आते जाते रहती है और वो एक मुकर्ररा काम है जो हमेशा चलते रहता है समंदर में। ये हवाओं की वजह से होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम यहाँ पर मौजों की बनावट के बारे में देखेंगे कि मौजों की जो है तो बनावट किसे कहते हैं। हवाओं की वजह से समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है और इसके करीब एक नशेबी हिस्सा तैयार होता है। मौज के बुलंद हिस्से को फराज और निचले हिस्से को नशेब कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। फराज यानी पानी का उभरा हुआ हिस्सा और नीचे के हिस्से को जो है तो नशेब कहते हैं। एक ही सिमत में तेज़ रफ्तारी से बहने वाली हवाओं से बुलंद मौजें तैयार होती है। नशेब और फराज का उमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है। ये देखिए मौज की बुलंदी जो इनका फासला है ये वाला, इसे ही जो है तो मौज कहेंगे यहाँ पर। और जबकि 2 नशेब और 2 फराज का उफ़क़ी फासला मौज की लंबाई कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर ये मौज की लंबाई है, ये मौज की लंबाई जो है तो कहलाता है। मौजों की बुलंदी, लंबाई और रफ्तार का इन्हिसार हवाओं की रफ्तार पर होता है। यानी हवा जितनी तेज़ चलती है, जितनी स्लो चलती है, उसके हिसाब से जो है तो ये होता है। यही जो है तो यहाँ पर बताया गया है मौजों की बनावट। देख सकते हैं आप लोग, तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब हम यहाँ पर मौजों की रफ़्तार के बारे में देखेंगे। हम जब साहिल या किसी ऊंची जगह खड़े होकर समंदर की जानिब नज़र डालते हैं तो हमें समंदर की मौजें साहिल की जानिब आती हुई दिखाई देती है ना। ये हम लोगों ने जो है तो अच्छी तरह बहुत मर्तबा देखा है। इसी तरह मौजों की पैदा होने की ख़ास जो है तो सबब होता है वो हवाएं होती है। हवाओं की वजह से जो है तो ये मौजें पैदा होती है। लेकिन कभी कभी समंदरी फ़र्श के नीचे होने वाले ज़लज़ले या समंदरी फ़र्श पर फटने वाले आतिशफ़शा की वजह से समंदर में मौजें पैदा होती है और ऐसी जो मौजें होती है वो बुलंदी या उतले हिस्से के इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने सुनामी के बारे में सुना होगा, जो इंडोनेशिया में जज़ायर समात्रा और इंडोनेशिया वगैरह आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है तो सुनामी आई थी 2004 में, और देखिए आप लोग कि किस तरीके से वहाँ पर ज़लज़ले आए थे और किस तरीके से तबाही जो है तो वहाँ पर मची थी। तो बहुत ज़्यादा जो है तो वहाँ पर नुकसान हुआ था और इसकी वजह से भारत का जो है मशरक़ी हिस्सा और श्रीलंका भी जो है तो इसकी ज़द में आया था। तो इस तरीके से जो है तो समंदर के अंदर ज़्यादा मौजों आने की वजह से नुकसानात भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, साहिल समंदर पर घूमते या पानी में खेलते हुए हमें मद्द जज़र के वक्त की पूरी मालूमात हासिल कर लेना चाहिए, वगरना कोई अलमनाक हादसा हो सकता है। इसके लिए हमें मद्द जज़र के औकात का जानना नहायत ज़रूरी है। यानी पानी कब ऊपर आता है, कब कम होता है, वो हमें पता रहना चाहिए, वरना कोई हादसा हो सकता है अगर हम समंदर किनारे अगर घूमने जाते हैं तो। मद्द जज़र के औकात की मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको इस दिन कौन सा कमरी दिन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस दिन का 3/4 हिस्सा निकालने पर आपको मद का वक्त मालूम हो जाएगा। मसलन आप समंदर के किनारे चांद की पहली तरबी के दिन गए। तरबी का मतलब है चौथा दिन। इसका पौन यानी 3
اس کا مطلب ہے کہ اس دن دوپہر کے 3 بجے اور صبح کے 3 بجے مکمل مد واقع ہوگا، اور وہاں سے عام طور پر 6 گھنٹے آگے مطلب رات کے 9 بجے اور صبح 9 بجے مکمل جزر آئے گا۔ مقام کے لحاظ سے اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ مد جزر کی معلومات کے ساتھ ساتھ کسی ساحلی علاقے کی بناوٹ، وہاں پر ساحلی علاقے کی ڈھلان، پتریلی حصے اور ساحل کے قریب سے بہنے والی رویں، ان سب کو بھی پیش نظر رکھ کر اور مقامی لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد ہی سمندر میں اترنا چاہیے اور سمندری کھیل کا مزہ لینا چاہیے۔ تربی کے روز واقع ہونے والے مد جزر کے اوقات بتانا ہے آپ کو۔ یہ جو جتنا بھی یہاں پر معلومات دی گئی ہے، آپ اسے تفصیل سے آرام سے پڑھ کر سمجھنا ہے، اور آگے جو ہے تو اور معلومات جو ہے تو آپ لوگوں کو لینا ہے۔ اس طرح سے ہمارا یہ جو سبق تھا مد و جزر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر جتنا بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کچھ باتیں اس میں نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ اپنے استاد سے رابطہ کر کے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔